नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और आज मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम लगभग 2 वीक्स 14 दिन लगभग हो चुके होंगे जब से मैंने कोई वीडियो कंटिन्यूस लेवल पे नहीं बनाया, बाकी शॉर्ट्स डालता रहता था, है ना। तो आज ये क्वेश्चन जीएस का पेपर नंबर 5 में करा रहा था। उसमें पॉलिटी सेक्शन कराया था, इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरह से कराया था। फिर ये आपके उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं मानवीय मुद्दे थे, उससे संबंधित करा दिया था, है ना। अब ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, उससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया था, है ना। उसके बाद मैंने कोई वीडियो उस पर नहीं डाली थी। ऑपरेशन कायाकल्प जो क्वेश्चन आया था वो मैंने कराया था। चलिए, तो अब हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वो शिक्षा प्रणाली से ही संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं और प्रश्न क्या कहेगा हम उसे भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियों का उल्लेख करते हुए शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो ये आपके सामने प्रश्न है। उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। इसमें दो, जैसे मैंने बताया था, शक्तिमान सीरीज जो पड़ी हुई है द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स पे, है ना। तो उसमें मैंने समझाया था कि क्वेश्चन को आप डिकोड करें पहले। तो कैसे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसमें कॉन्टेक्स्ट वर्ड क्या है, संदर्भ क्या है, उसका फोकस पॉइंट क्या है। तो उसमें फोकस पॉइंट अगर आप देखोगे तो खामियां बतानी है आपको शिक्षा प्रणाली में, ठीक, और शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास बताने हैं। तो ये 2 फोकस पॉइंट है। और कॉन्टेक्स्ट वर्ड क्या है, शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत इंट्रोडक्शन, वो फॉर्मेट हम वो आईबीसी वाला फॉर्मेट ही रखेंगे। और बाकी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, उनको पता ही है कि हम आंसर को लिखने का फॉर्मेट ये रखते हैं, ये ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट रहता है। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी पार्ट में काम करते हैं और फिर कंक्लूड कर देते हैं। अगर क्वेश्चन 125 वर्ड का है तो उसको भी डिवाइड करेंगे, कितने कितने शब्द लिखने होते हैं। 200 वर्ड में है तो उसको भी डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 15 से 20 वर्ड इंट्रोडक्शन, 15 से 20% और 15 से 20% इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रखते हैं। बीच का 60 से 70% आप रख लेते हो बॉडी पार्ट, ठीक है ना। चलिए, अब प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश का स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक नीति आयोग में उत्तर प्रदेश सदैव अंतिम पायदान पर रहता है, जिसका कारण क्या है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनेक कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए तथा समग्र शैक्षिक परिदृश्य में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने कई पहले शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसमें कमियों को भी रख लिया कि कमियां हैं, है ना। नीति आयोग के अनुसार हमने रख लिया, जो इंडेक्स जारी करता है कि सदैव अंतिम पायदान पर रहता है, और कमियां उसके बाद हमने दिखा दिया कि कई पहले शुरू करी है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर लिया। चलिए, अब बॉडी पार्ट देख लेते हैं कि बॉडी पार्ट क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त खामियां निम्नलिखित हैं। खामियां क्या क्या खामियां हैं भाई साहब, देखिए। छात्र शिक्षक अनुपात का खराब होना, शिक्षा में समावेशिता का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, है ना। ड्रॉप आउट दर अधिक होना जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे शौचालय, बिजली, पीने की पानी की सुविधाएं, उचित कक्षाएं, इन सब की कमी। शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता, लिंग असमानताएं जिसमें बाल विवाह है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, शिक्षण का माध्यम भी है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। अब यूपी है तो उत्तर प्रदेश में कोई ये तो है नहीं है कि पूरे में हिंदी बोली जाती है। आप देख लो, पूर्वांचल में जाओ तो भोजपुरी लैंग्वेज का टच ज़्यादा मिल जाता है। बुंदेली इधर मिल जाएगी, बुंदेलखंड एरिया में, अवधी, वेसी, लखनऊ वाले एरिया में तो अलग अलग लैंग्वेज भी हैं और उसका बैरियर रहता है। शिक्षण का माध्यम क्या होगा कि प्राइमरी लेवल पर आप हिंदी में पढ़ाओगे, मात्र स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना होगा कि इंग्लिश में पढ़ाओगे। तो शिक्षा का माध्यम भी एक चुनौती के रूप में आता है। आप अन्य कमियां देख लें क्या क्या है। अत्यधिक महंगी से उच्च शिक्षा भी है। प्रौद्योगिकी का उपयोग है कि डिजिटल विभाजन महत्वपूर्ण चुनौती एक बना हुआ है। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त शिक्षा में अंतराल होना। सरकार द्वारा शोध व अनुसंधान क्षेत्र में कम व्यय किया जाता है, जो राज्य के जीडीपी के 1% से भी कम है, ठीक। नीतियों का कार्यान्वयन, RTE राइट टू एजुकेशन 2009 का ज़मीनी स्तर पर लागू ना होना, ओके। निजी क्षेत्र का दबदबा अधिक होना। अब काफ़ी पॉइंट हमने लिख दिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो कमियां थी, खामियां थी, उनके बारे में,
और आपको लग रहा होगा कि लगभग जनरल पॉइंट लिखे हैं। बोले जब वो भारत की शिक्षा प्रणाली के संबंध में अगर क्वेश्चन करेगा, चलो वो यूपी स्पेशल से संबंधित ना हो, जीएस के पोर्शन से संबंधित हो और पूछे कि भारत की शिक्षा प्रणाली से संबंधित कमियाँ कौन कौन सी, तो यही होंगी पॉइंट, तो भाई यही रहेंगे ना। ये जनरल पॉइंट डाल दिया हमने इस तरीके से। हमें कैसे इसमें क्वेश्चन में लग रहा है हमको जो आंसर लिखते टाइम कि हमने इसको यूपी स्पेशल के अकॉर्डिंग देखा है। चलिए देखेंगे उसे आगे भी कि कैसे बताऊंगा मैं। एक तरीका आप देख लो बस, बाकी तो इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि कैसे लिखना होगा। उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए। सरकार के प्रयास जो हैं, जितनी भी योजनाएं लगभग डाल दी है ना। स्कूल चलो अभियान, निपुण भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, बाल श्रमिक विद्या योजना, नई शिक्षा नीति के तहत गोरखपुर में विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना, कन्या सुमंगला योजना, समेकित शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल, अभ्युदय योजना, जनजातीय शिक्षा, एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना। अन्य प्रयास भी देख लीजिए सरकार के आपके कौन कौन से हैं। मिड डे मील योजना है, शारदा अभियान है, स्कूल हर दिन आए। शारदा एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म है ये, स्कूल हर दिन आए, ठीक है ना। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को लागू करना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है रूसा, तो उसको यूपी में लागू करना। ये आपने प्रयास देख लिए क्योंकि सरकार के प्रयास पूछ रहा था वो। और मैं पहले बता चुका हूँ आपको और पिछले क्वेश्चनों में भी जो भी मैंने कराए हैं कि जब भी चुनौतियाँ पूछे तो चुनौतियाँ का समाधान आपने सरकार के प्रयास उसने क्वेश्चन में पूछा था वो आपने बता दिया। लेकिन जबकि चुनौतियों को पूछे तो आगे की राह भी आप बताइए उसमें कि भाई सरकार ने तो प्रयास किए हैं, लेकिन वो सरकार के प्रयास पूरे पर्याप्त नहीं रहे या वो लागू नहीं हुए उस तरीके से जो पॉलिसी बनाई गई हैं, तो आगे की राह क्या हो सकती है। तो जो भी चुनौतियाँ रहती हैं उन चुनौतियों को समाधान के रूप में आप बता सकते हो। जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार हो, निवेश और निगरानी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक, लिंग समानता को बढ़ावा दिया जाए, है ना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, जैसे पाठ्यक्रम में सुधार हो, नियमित मूल्यांकन किया जाए, ओके। और आगे प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसी मंच बढ़ें, माता पिता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। तो ये आपने कुछ आगे की राह के पॉइंट बता दिए और उसके बाद आपका काम होता है कि आप लास्ट में कंक्लूड कर दें, ठीक है ना। आप लास्ट में कंक्लूड कर दें। कंक्लूजन में देख लेते। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक, लेकिन सभी हितधारक जितने भी स्टेक होल्डर हैं शिक्षा प्रणाली से संबंधित, जैसे सरकार है, शिक्षण संस्थान है ना, शिक्षक समुदाय है, माता पिता हैं, ये अगर एकजुट होकर के काम करें तो सतत विकास लक्ष्य 4 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो एजुकेशन से संबंधित है को पाने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। एक मजबूत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली, मजबूत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली ही उत्तर प्रदेश को एक प्रगतिशील और समृद्ध समाज में बदलने का आधार बनेगी। अब ये आपको लग रहा होगा कि ये आपने इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ा कर दिया था और कंक्लूजन भी, तो इसके कुछ कीवर्ड निकाल लीजिए जिसको आप डाल सकते हो। जैसे आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को डालोगे और आप इतना भी डाल सकते हो ये वाला, एक मजबूत, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश को एक प्रगतिशील समृद्ध समाज में बदलने का आधार बनेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 को प्राप्त करने में सहयोगी होगी, ठीक, इतना भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो आप, है ना, आपको अगर ये प्रभावी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने का तरीका यही होता है कि सबका डिफरेंट हो सकता है, उसका आप प्रस्तुतिकरण अलग अलग तरीके से कर सकते हो, है ना, और डाटा अलग अलग डाल सकते हो। तो वही मैं बताऊंगा कि दो चुनौतियां हैं, हम कैसे और लिख सकते थे इसको। वहाँ चुनौतियों को हमने सीधा सीधा कैसे डाला हुआ था, है, सीधा एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से डाल रहे थे हम, आपने ऊपर देखा ही है। लेकिन अब मैंने ये लिखा हुआ है कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, और आपको डिसाइड करना है कि ये वाला तरीका बेहतर था या दूसरा वाला, वो वाला जो पहले हमने किया। खामियों को आप इस तरीके से दिखा सकते थे, नंबर 1 2 3 4 5 6 डाल करके। जैसे बुनियादी ढांचे की कमी थी तो आप उस बुनियादी ढांचे की कमी, एक जैसे मैन हेडिंग वो डाल दी खामियाँ, ये सब हेडिंग हो गई, उसके अंदर डाल दे आप, है ना। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ये कि बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, खराब रखरखाव, अपर्याप्त फर्नीचर, ठीक। नंबर 2 शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता, उसमें भी आप डाल दो ग्रामीण क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी मिलती है ना, और उचित प्रशिक्षण की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति रहती है। गैर शिक्षण कार्यों में भागीदारी, जैसे अब इलेक्शन वगैरह कराए जाते हैं तो कितने सारे टीचर और भी कर्मचारी सब लग जाते हैं काम में। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, उच्च ड्रॉप आउट दरें। तो ये जो हमने डाली है ये अलग अलग हेडिंग, शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक विकास में समझता, नीतियों का कार्यान्वयन, तो ये अलग अलग इस तरीके से भी हम डाल सकते थे। जैसे ऊपर हमने इसको
अलग से क्लासीफाई नहीं किया था। तो ये भी एक तरीका है, और इस तरीके को और भी प्रभावी करेंगे हम, वो भी मैं बताऊँगा। कारक आर्थिक और सामाजिक, लिंग असमानताओं में बाल विवाह है, सुरक्षा चिंता है, नामांकन दर कम होना लड़कियों की एजुकेशन में, है ना। शिक्षा की गुणवत्ता में रटने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, बुनियादी पढ़ने और गणित कौशल दक्षता में कमी, वो आपको दिख रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, है ना। हाशिए पर स्थित वर्ग भेदभाव का सामना करते हैं। जो हाशिए पर स्थित कौन सा वर्ग होता है समाज में, कौन सा वर्ग हाशिए पर स्थित है? पिछड़ा वर्ग है ना, दलित वर्ग है। तो इन सब की जो है पहुँच कम होती है शिक्षा तक, या फिर आर्थिक और सामाजिक असमानताएं होती हैं, उस वजह से नहीं पढ़ पाते, काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आर्थिक कठिनाई के कारण स्कूलिंग के बजाय काम पर प्राथमिकता देना, इस टाइप की परेशानी खड़ी रहती है। नीतियों का कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की क्षमताएं। अब आप खुद देखिए अपने तरीके से कि कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है। जैसे एक तो ये आपको दिख रहा है कि ये हमने खामियां लिखी हैं, इस तरीके से प्रस्तुत करी। दूसरा एक ये भी खामियां हमने लिखी थी, एक ये तरीका आपको दिख रहा था, ये वाला, है ना। तो कौन सा ज़्यादा प्रभावी है, और उसको भी और प्रभावी बताते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको और प्रभावी कर सकते थे। जैसे यही था, क्या इसमें तुमने कुछ भी फैक्ट डाला? आंकड़े कैसे यूज कर सकते थे? जैसे मैंने शक्तिमान सीरीज़ चलाई थी, तो उसमें आंकड़े भी मैंने एक बार फैक्ट और सीरीज़ बताई थी कि फैक्ट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, शक्तिमान सीरीज़ के नाम से तो प्ले लिस्ट में डाल रखा है। तो कैसे, जैसे बुनियादी ढांचे की कमी है, बिजली पानी शौचालय बुनियादी सुविधाओं का अभाव, तो यहीं पर आप कैसे आंकड़ों को यूज़ कर सकते थे। जैसे जब आपने लिखा कि ख़राब रखरखाव, अपर्याप्त फर्नीचर, बिजली पानी शौचालय बुनियादी सुविधाओं को भी, तो और जैसे डाल सकते थे कि 50%, है ना, कि 50% स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं की कमी है, और उसका भी डाटा डाल सकते थे कि किसने बोला ऐसा, कि डाइस के अनुसार। ठीक, इन सब रिपोर्टों का आप इस्तेमाल कर सकते थे बड़े इजीली, ठीक है ना। तो जैसे ये डाइस है, तो डाइस का डाटा कब का है? ये 2016-17 का। अरे यार क्या हो रहा है ये, चलिए जैसे ये थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ ना। जैसे ये DISE, इसका जो आंकड़ा है ये 2016 और 17 का आंकड़ा है ना, कि 50% स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं की कमी है। 50% स्कूलों में पर्याप्त कक्षाओं की कमी, किसका आंकड़ा है? ये डाइस का। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो उसके अनुसार और जैसे डाटा आप डाल सकते हो, है ना। चलिए और देख लेते हैं कि जैसे हमने शौचालय की बात करी कि शौचालय ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो इसका डाटा आप डाल सकते हैं कि 34% स्कूलों में, कितना 34% स्कूलों में लड़कियों के लिए योग्य शौचालय नहीं है। और ये किसने बोला है? ये असर की रिपोर्ट है, 2018 की रिपोर्ट। वैसे ही आप और भी डाटा, जैसे शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता की बात कर रहे थे हम, तो यही है, जब आप डालोगे तो ये भी डाल सकते हो कि छात्र और शिक्षक का अनुपात जो यूपी में है 39 स्टूडेंटों पे 1 शिक्षक है, ये वाला। इस तरीके से डाटा, यही वैल्यू एडिशन है आपका, कि आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हो उसी डाटा को, है ना। जैसे वही डाटा है हमारे पास, उसको प्रस्तुत कैसे कर सकते हो और उसमें कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो जो ये आपने ये डाटा आप डाले थे, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता, उच्च ड्रॉप आउट दरें, लिंग असमानताएं, शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक सामाजिक असमानताएं, तो इसमें आप कैसे डाल सकते थे? डाल सकते थे ना अलग अलग। जैसे उच्च ड्रॉप आउट दरें थी, तो इसको अलग अलग कर सकते थे हम, कि प्राइमरी लेवल पे क्या है, मतलब प्राथमिक एजुकेशन में, है ना, और माध्यमिक में क्या है, तो उसका डाटा अलग अलग डाल सकते थे आप, कि प्राथमिक लेवल पे कितना ड्रॉप आउट दर है, तो लगभग 10% से अधिक है, तो इस तरीके से आप डाल सकते थे। माध्यमिक में आप देखोगे तो ये लगभग आपका 30%, और ये डाटा किसने दिया, ये डाटा किसने दिया, तो आप कोष्टक में ये डाल सकते थे। जैसे ये वाला डाटा है MHRD का, है ना, MHRD की रिपोर्ट है, ये डाइस का ही है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का, ये वाला। तो इन सब आंकड़ों का इस्तेमाल आप इस वाले पॉइंटों में कर सकते हो, और ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फिर यही तो वैल्यू एडिशन है क्वेश्चनों में। हाँ, अब ये किताब जो दिखाई दी है आपको, ये है UPPCS का स्पेशल पेपर नंबर 5, मार्केट में मिल जाएगी आपको, अभी यही आ रखी है। छठे पेपर की शायद मार्केट में अभी नहीं आई है, लास्ट वाले की। तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को इसमें फ्रेम किया हुआ है ना। अगर आप देखोगे तो इसमें से काफ़ी कुछ पॉइंट जो मैंने उठाए थे, ये इसी से निकाले हैं लगभग। मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ उनको भी इस तरीके से दर्शा सकते थे हम, ये तरीका बहुत बेहतर हो सकता था, है ना, अलग अलग पॉइंटों में डाल करके। और उसमें भी वैल्यू एडिशन कर सकते थे हम डाटा के साथ। किसके साथ? डाटाओं के साथ।
तो और बेहतर हो सकता था। बुक अच्छी है, ये ले सकते हो अगर आपने नहीं लिया तो, है ना। ये वाली बुक बेहतर बुक है काफ़ी, इससे क्वेश्चन कर सकते हो, लगभग कर सकते हो। मुझे तो लगता है इससे बेहतर बुक होगी भी नहीं कोई मार्केट में, और तो आप ट्राई कर सकते हो इसे। बाकी वैल्यू एडिशन के लिए तो हम क्वेश्चन जब बताएंगे ये आपको, है ना, जो नहीं रहेंगे उसको भी बताएंगे, और कैसे लिख सकते हैं अलग तरीके से भी, क्या ये इसको और कैसे लिख सकते थे हम, तो ये सब भी बताएंगे। चलिए, तो काफ़ी टाइम बाद आज हमने वीडियो बनाई और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको जल्दी जल्दी ढेर सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलते रहेंगे, और हम GS 5 को जल्दी ही समाप्त कराएंगे अब, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और अब जुड़ जाइए यार फिर से मुझसे, और अब तुमको वीडियो लगातार मिलेंगी। ओके, थैंक यू।